Good morning students, myself Shishir Pandey and today I will be discussing the overview of aerobic respiration. तो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी हम फूड का इनटेक करते हैं उसको कहीं ना कहीं बॉडी में ऑक्सीडाइज होना पड़ता है ताकि एनर्जी मिल सके हमें। और जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जिसकी हम यहाँ पर बात करते हैं वो बेसिकली ग्लूकोज होता है। और इस कंसेप्ट में हम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से, खासकर 1 मोल ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से कितने एटीपी कैसे रिलीज होते हैं, हम बेसिकली इसकी बात करेंगे। तो इट इज जस्ट एन ओवरव्यू। आई हैव नॉट गिवन द कंप्लीट साइकिल्स which are involved in the process of aerobic respiration। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं कि कौन से 3 प्रोसेसेस हैं जो बेसिकली एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस होता है जिसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं और जिसकी साइट जो है वो साइटोप्लाज्म होती है। दूसरा प्रोसेस जो है वो क्रेब्स साइकिल है और जिसकी साइट है मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। और थर्ड प्रोसेस है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि ऑक्सीजोम्स और F0F1 पार्टिकल्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। तो बेसिकली देखते हैं कि इसमें होता क्या है। तो अब पहला प्रोसेस जिसको हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस है। तो ग्लाइकोलिसिस में एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है वो बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और 2 ATP मिलते हैं और 2 NADH2 इसमें जनरेट होते हैं। दैट मीन्स द नेट ATP गेन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज 8 ATP। अब यहां पे हम इसको थोड़ा सा समझते हैं कि जो ग्लूकोज होता है ये एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है और जो पायरुविक एसिड है वो एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। बेसिकली 1 मोल ग्लूकोज 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड में टूट जाता है। अब ये पायरुविक एसिड जो है वो या तो एसिटाइल कोएंजाइम में टूटेगा या यही एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनारोबिक रेस्पिरेशन वाले प्रोडक्ट्स को जनरेट करेगा। तो यहां पे ये समझना जरूरी हो जाता है कि ग्लाइकोलिसिस इज जस्ट नॉट अ पाथवे फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस इज अ कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एज वेल एज एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट है दैट इज पायरुविक एसिड वो एरोबिक रेस्पिरेशन का भी सबस्ट्रेट को जनरेट करता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन के भी सबस्ट्रेट को जनरेट करता है। अगर पायरुविक एसिड एनारोबिकली ऑक्सीडाइज होगा तो आप यहां पर देखिए कि 2 प्रोडक्ट्स जनरेट होंगे। एक को आप कहते हैं लैक्टेट जो कि एनिमल्स और बैक्टीरिया में जनरेट होता है और एक जो होता है इस पायरुविक एसिड के डीकार्बोक्सिलेशन से बनता है जिसे हम इथेनॉल कहते हैं और ये बेसिकली प्लांट्स और फंगस का प्रोडक्ट होता है जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन से जनरेट होता है। अब हम बात करते हैं कि जो पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम में बना, दिस इज अ एरोबिक पाथवे फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ बेसिकली द ग्लूकोज। तो यहां पे देखिए पायरुविक एसिड जो कि 3C कार्बन कंपाउंड है इससे एसिटाइल कोएंजाइम में बनता है जो कि एक 2C कार्बन कंपाउंड होता है। अब हम यहां देख सकते हैं कि यहां पर 1 कार्बन कम हो रहा है। दैट मीन्स कि जो एसिटाइल कोएंजाइम A है वो एक डीकार्बोक्सिलेटेड प्रोडक्ट है पायरुविक एसिड का और यहां पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है और इसीलिए एसिटाइल कोएंजाइम A में पायरुविक एसिड के रेफरेंस में 1 कार्बन कम होता है। दिस इज अ कॉमन प्रोडक्ट्स विच आर जनरेटेड इन क्रेब्स साइकिल। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एसिटाइल कोएंजाइम में एक 4C कार्बन कंपाउंड से कंबाइन करता है जिसको ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं और ये एक 6C कार्बन कंपाउंड बनाता है जिसे हम सिट्रेट कहते हैं। 4C plus 2C will give us 6C that is citrate। सिट्रेट से आगे जाके आइसोसिट्रेट बनता है, आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट जनरेट होता है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आइसोसिट्रेट है और जब आइसोसिट्रेट का कन्वर्जन अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड में होता है तो 1 कार्बन का और लॉस हो रहा है। दैट मींस दिस इज अगेन अ डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस और इसमें बेसिकली डीहाइड्रोजनेशन हो रहा है NADH का। दैट मींस कि यहां पे जो NADH है इट विल बी कन्वर्टेड टू NADH plus H positive। Now again this alpha ketoglutarate will be converted to succinyl coenzyme A and again
a decarboxylation step will take place and NADH positive will be converted to NADH plus H positive. अब यहाँ पे क्योंकि आइसोसिट्रेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम A तक पहुंचने तक हमारे पास 2 डीकार्बोक्सिलेशन स्टेप्स हो चुके हैं, इसलिए टेक्निकली सक्सिनाइल कोएंजाइम A जब जनरेट होता है तो हमारी क्रेब्स साइकिल में कार्बन का नंबर कांस्टेंट हो जाता है। अगेन यहाँ 6C से हम 4C पर आ जाते हैं और जो हमारा ऑक्सैलो एसीटेट है वो भी 4C होता है। दैट मीन्स फ्रॉम सक्सिनाइल कोएंजाइम A से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड तक आने तक कोई भी कार्बन में चेंज नहीं होगा। अब जब सक्सिनाइल कोएंजाइम A से सक्सिनेट बनता है तो यहाँ पर एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता है जिसमें बेसिकली जो GDP है वो GTP में कन्वर्ट हो जाता है एंड जिस GTP is equivalent to ATP. Now, when succinate will be converted to fumarate, तो आप देखेंगे कि FAD जो है वो एक्चुअली FADH2 में रिड्यूस हो जा रहा है और ये आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं मैलेट और फ्यूमरेट आपस में, और यही मैलेट आगे जाके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है और ये NAD पॉजिटिव का कन्वर्जन NADH प्लस H पॉजिटिव में करता है। अब अगर हम यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं तो ग्लाइकोलिसिस में बेसिकली 8 ATP जनरेट होते हैं और अगर आप यहाँ पर क्रेब्स साइकिल की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली 30 ATPs जनरेट होते हैं। अब उसका मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन बताता हूँ। देखिए यहाँ पे इस पूरी साइकिल में अगर आप देखें क्रेब्स साइकिल के अंदर तो NADH पॉजिटिव जब NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे 3 मोल्स हैं इसके 1, 2 and 3 and 1 mole of NAD positive when converted to NADH plus H पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पे इसके 3 मोल्स जनरेट हो रहे हैं विद इन द साइकिल। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो एनर्जी इक्विवेलेंट ATP के टर्म्स में आएगा वो 9 ATP का आएगा क्योंकि एक NADH पॉजिटिव इक्वलाइजेस 3 ATP। नाउ there is a substrate level phosphorylation in this case, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो GDP है वो GTP में कन्वर्ट हो जाता है और इसका एनर्जी इक्विवेलेंट 1 ATP का आता है। अब आप जब FADH2 का कन्वर्जन FAD का कन्वर्जन FADH2 में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 ATP आता है। तो ये आपके पास टोटल 12 ATP जनरेट हो रहे हैं जब 1 मोल एसिटाइल कोएंजाइम A का बेसिकली ऑक्सीडेशन होता है। और क्योंकि हमारे पास 2 मोल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम होते हैं इसीलिए क्रेब्स साइकिल में 24 ATP जनरेट होते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बेसिकली 30 ATPs आर जनरेटेड। इसका एक बहुत सिंपल सा फंडा है कि जो ये पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम का कन्वर्जन होता है ये एक लिंकिंग स्टेप होता है और इस लिंकिंग स्टेप में बेसिकली हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो ATP मिलता है यहाँ पे जो इस लिंकिंग स्टेप में भी क्या होता है कि जो NADH है वो NADH प्लस H पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और इसके हमें 2 मोल्स मिलते हैं। तो अगेन हमारे पास यहाँ पर जो एनर्जी यील्ड आई वो 6 ATP की आई। अब अगर हम टोटल ATP को काउंट करें एरोबिक रेस्पिरेशन में तो 8 हमारे पास ग्लाइकोलिसिस से मिल गए, लिंकिंग स्टेप से हमें 6 ATP मिल गए और हमारे पास जो क्रेब्स साइकिल है उससे 24 ATP मिल गए। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 24 plus 6 will give us 30 and the 8 ATP we are deriving from basically glycolysis. That means एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से हमें 38 ATP का गेन होता है। अब कई बार कॉन्सेप्ट इस तरीके से भी बनते हैं कि जो एरोबिक रेस्पिरेशन है उसमें 36 ATP मॉलिक्यूल्स भी जनरेट होते हैं। तो बेसिकली वो
नॉर्मल इन 3 प्रोसेसेस से जनरेट नहीं होते। जब कभी भी ग्लाइकोलिसिस के इनहिबिटर्स लग जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि ग्लाइकोलिसिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप प्रोसेस which is governed by enzymes, and whenever the inhibitors of enzymes are basically inhibiting a particular process, the process of glycolysis will stop और वहां से basically oxidation of food या ग्लूकोज नहीं हो पाता। इसी कारण से एक ऑल्टरनेट पाथवे जनरेट करना पड़ता है जिसको आप हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट कहते हैं, जिससे बेसिकली ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसमें बेसिकली 36 एटीपी मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं, क्योंकि उसमें 12 NADPH2 जनरेट होता है और एक NADPH2 से 3 एटीपी बनते हैं। इसीलिए HMP के थ्रू जब भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो यहां पे आप देखेंगे कि 36 molecules of ATP are generated, and this is an alternative pathway to the normal process of aerobic respiration. अब देखिए थोड़ा सा इस चीज को हम यहां देखते हैं कि अब तक हमने ग्लाइकोलिसिस की बात कर ली है, हमने क्रेब्स साइकिल की बात कर ली है और हमने यहां पे एनर्जी यील्ड्स की बात कर ली है। अब एक्चुअली जो थर्ड सिस्टम है विच इज कॉल्ड एज द ETS, और इस ETS में बेसिकली 5 कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व होते हैं। इसमें से पहले 4 कॉम्प्लेक्सेस तो एनर्जी ट्रांसफर के लिए होते हैं, और जो 5th कॉम्प्लेक्स होता है जिसको आप ATP F0F1 पार्टिकल्स या ATPase कॉम्प्लेक्स या कॉम्प्लेक्स 5 कहते हैं, वो बेसिकली जो इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये क्रिस्टे होता है यहाँ पे, और क्रिस्टे में ये F0F1 पार्टिकल्स होते हैं। तो ये जो F0F1 पार्टिकल्स होते हैं, इसका जो हेड पोर्शन होता है, इसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसे आप ATPase कहते हैं, और यही ATPase रिस्पॉन्सिबल होता है एनर्जी जनरेशन के लिए। तो जितने भी एनर्जी इक्विवेलेंट्स बेसिकली क्रेब्स साइकिल में और ग्लाइकोलिसिस में जनरेट होते हैं, वो एक्चुअली ऑक्सीसोम्स में एनर्जी को धीरे धीरे एटीपी के फॉर्म में रिलीज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ऑक्सीसोम्स के ही हेड पोर्शन पे एटीपीएज प्रेजेंट होता है। दैट मींस एक ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए हमें 3 साइकिल्स का इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ता है, दैट इज ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल एंड ETS. All the energy which is produced by the process of glycolysis and Krebs cycle is basically liberated in the ETS, and hence we call ATP as the energy currency of the cell। और माइटोकॉन्ड्रिया वो ऑर्गेनील है जो कि एक्चुअली एनर्जी के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। इस चीज को देखिए हम छोटे से डायग्राम से समझते हैं। हमारे पास ये सेल है और ये देखिए सेल में के अंदर का जो पोर्शन है ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या हुआ, देखिए ग्लाइकोलिसिस हुई, ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है, और पायरुविक एसिड एक्चुअली माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में एंटर कर जाता है, जहां पे क्रेब्स साइकिल होती है और यहां पे इस एसिटाइल कोएंजाइम A का ऑक्सीडेशन हो जाता है। अब आप यहां देखेंगे कि ये जो क्रिस्टे हैं और क्रिस्टे पे F0F1 पार्टिकल्स हैं, ये टोटल इलैबोरेशन हम तब पढ़ेंगे ETS का जब हम इसकी डिटेल्स की बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझना इंपॉर्टेंट है कि जो ETS में जो क्रिस्टे हैं यहां पर, इस पे जो F0F1 पार्टिकल्स हैं, क्योंकि इनमें ATPase प्रेजेंट है, ये ATP का जनरेशन करते हैं और ये सेल के फिजियोलॉजिकल एक्ट को एनर्जी प्रोवाइड करने वाले एटीपीज को जनरेट करते हैं। तो इस लेक्चर में मैंने आपको एक ब्रीफ रिव्यू दिया है कि एरोबिक रेस्पिरेशन से एक्चुअली एनर्जी प्रोडक्शन इन द सेल कैसे होता है।